हेलो एवरीवन। चलिए आज का वीडियो रहेगा क्वेश्चनिंग एंड आंसरिंग के बेस पे। बहुत से लोग मुझे आज भी क्वेश्चनिंग पूछते हैं। क्वेश्चनिंग वो सब जो मैंने ऑलरेडी बहुत से वीडियोस में डिस्कस किया है वही चीज़ें हैं, लेकिन आज मुझे लगता है क्लियर नहीं हुआ है लोगों को। अभी भी मुझे पूछते हैं तो मेल्स मुझे आते हैं, व्हाट्सअप्स पे मुझे क्वेश्चनिंग आते हैं। तो आज उसी क्वेश्चनिंग को मैं क्लियर करूंगा। अगर कोई क्वेश्चन क्लियर नहीं है, आपका कोई सेपरेट क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। मैं उसका आंसर भी नेक्स्ट वीडियो अगर बनाऊंगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं दूंगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि डिवाइन यूनियन का मतलब क्या है, या रीयूनियन का मतलब क्या है, और यूनियन कितना इम्पोर्टेंट है, और एक्चुअली यूनियन में चीज़ें कैसा काम करती है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा मैं लंबा करके बात कर रहा हूँ। तो इनका क्वेश्चन ये था कि सिर्फ यूनियन और रीयूनियन का मतलब वो होता है जो हम फिज़िकली इन्वॉल्व होते हैं एक दूसरे के साथ, क्या उसको ही हम रीयूनियन या यूनियन कहते हैं। तो मैं थोड़ा एलॉबरेट करके इस क्वेश्चन को बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं। ये वीडियो के ज़रिए मैं क्वेश्चंस का आंसर्स भी दूंगा, और जो इल्यूशंस है हमारे दिमाग में, जो मिस इन्फॉर्मेशन के या मिस गाइडेंस की वजह से हमारे इन्फॉर्मेशन हमने अपलोड कर ली है हमारे कॉन्शियस या सबकॉन्शियस माइंड में, उसको भी मैं बाहर निकालने की कोशिश करूँगा। जैसा अक्सर आपको बहुत से यूट्यूब चैनल में ये बताया गया है, भाई ट्विन फ्लेम्स का पर्पस जो है इस दुनिया में आना वो है यूनियन, 3D लेवल पे यूनियन करना। वो यूनियन का मतलब क्या है, फिज़िकली और एक दूसरे से कनेक्ट होना या इन्वॉल्व होना। तो आप फिज़िकली इन्वॉल्व होते हो, आपका सेपरेशंस होता है, बाद फिर से रीयूनियन होता है। पहले यूनियन होता है, सेपरेट होते हो, बाद रीयूनियन होता है करके। ये कम्प्लीटली मिसगाइडेड इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। मेरी काउंसलिंग में लगभग मैं 4000 कॉल से भी अब तक मैंने काउंसलिंग ली है, उसमें कुछ साइकोलॉजी की कॉल्स भी है, और मैक्सिमम अगर देखा जाए तो ट्विन फ्लेम्स जर्नी के रिलेटेड कॉल्स है, ठीक है। बहुत से मेरे क्लाइंट्स ऐसे हैं जो 35 ईयर्स, 40 ईयर्स, 50, 60, 70, 80 ईयर्स तक मैंने काउंसलिंग ली है लोगों की। तो उनका जो ट्विन फ्लेम है, उनकी मैरिड हो गई है, भाई उनके ऑलरेडी बच्चे हो गए, बच्चों के बच्चे हो गए, वो दादा दादी बन चुके हैं, नाना नानी बन चुके हैं। तो इस एज में वो मुझे बोलते हैं कि हमें एक्चुअली फ़िज़िकल इन्वॉल्व होना भी इस एज में हमें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इस एज में एक सेल्फ़ रिस्पेक्ट होती है रिलेशनशिप में। क्योंकि आपके बच्चे होते हो, दादा दादी होते हो, नाना नानी होते हो, तो आप ऐसा कोई काम नहीं करना चाहते कि जहाँ आपको अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट गंवानी पड़े। तो बहुत से लोग मुझे बोलते हैं कि रियली आई डोंट वांट टू डू दिस, मुझे कोई फिज़िकल कनेक्शन नहीं चाहिए अपने डिवाइन पार्टनर से, बस मुझे कनेक्टेड रहना है करके। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मिडिल एज में रहते हैं, जो 25 35 की एज में रहते हैं। कुछ लोग यंग लड़की होते हैं, लड़का लड़की होते हैं जो 18 से 25 साल, और जो मिडिल एज में होता है 25 टू 35, और जो 35 टू 45, 55, 65, 75, 85, इस एज में भी लोग होते हैं। तो मैं ये कहता हूँ इस जर्नी में कि फ़िज़िकली इन्वॉल्व होना, चाहे वो किसी एज में भी हो, आप यंग एज में हो, मिडिल यंग एज में हो, या ओल्ड एज में हो, फ़िज़िकली इन्वॉल्व होना या फिज़िकली कनेक्ट होना ये बिल्कुल ज़रूरी है ही नहीं। द रीज़न इज़ आपकी हीलिंग ऐसी ही हो जाती है। आप एक दूसरे को देख लो, या फ़ोन पे बातें कर लो, टेक्स्ट कर लो, एटलीस्ट आप कहीं मिल के एक दूसरे से हाथ मिला लो, गले लगा लो, या प्यार मोहब्बत से कम्युनिकेट कर लो। तो इंसान की जब हम एक दूसरे की आंखों में हम आंखें डाल के बात करते हैं या कनेक्ट फील करते हैं, उनसे इमोशनली कनेक्ट फील करते हैं, तो हमारी हीलिंग ग्रेजुअली होती है। तो ये भी एक एक्चुअली यूनियन है। यूनियन का मतलब ये है कि फ़िज़िकल होना इज़ नॉट यूनियन। यूनियन का मतलब ये है कि भाई साथ में कनेक्टेड रहना, ठीक है। आप साथ में हो या ना हो ये भी मैटर नहीं करता। हो सकता है आप एक स्टेट में हो, आपका डीएफ या डीएम अलग स्टेट में हो सकता है आप एक कंट्री में हो, वो अलग कंट्री में ही है, ठीक है। तो पॉसिबल ही नहीं आप मिल सको डेली बेसिस। हो सकता है साल में एक बार दो बार आप मिलते हो, लेकिन पॉसिबल नहीं है डेली आप मिलते हो, क्योंकि आप व्हाट्सअप पे कनेक्ट रहते हो, सोशल मीडिया से कनेक्ट रहते हो। तो कनेक्ट रहना एक्चुअली इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। कनेक्ट रहना मतलब उसको बोलते हैं यूनियन। यूनियन का मतलब ये है कि भाई इमोशनल लेवल पे यू बोथ आर ऑन द सेम पेज। सेम पेज का मतलब इमोशनल लेवल पे एक ही पेज पे है आप दोनों, ठीक है। साइकोलॉजिकल लेवल पे एक ही पेज पे है, ठीक है। और आप फिज़िकल जो हीलिंग होती है हमारी, हीलिंग लेवल पे, हीलिंग पॉइंट पे आप एक ही पेज पे है, आप मेंटली एक ही पेज पे है। तो ये है यूनियन। यूनियन का मतलब कि हम एक ही पेज पे रहना, एक ही पेज पे, ठीक है। इसको बोलते हैं एक्चुअली यूनियन बोलते हैं हम लोग। तो आज से ही अपना ये इल्यूशंस, जो भी गलत इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है, आपने जो अपलोड की है इन्फॉर्मेशन अपने कॉन्शियस सबकॉन्शियस में, उसको बाहर निकाल दीजिए। फिज़िकल होना इट्स नॉट कंपलसरी एट ऑल, ठीक है। तो यूनियन का मतलब है कि इमोशनली लेवल पे आप सेम पेज पे रहना।
मेंटल लेवल पे, साइकोलॉजिकल लेवल पे, हीलिंग पॉइंट लेवल पे एक ही पेज पे रहना, इससे कहते हैं, इसको कहते हैं यूनियन। यूनियन किताब हीलिंग का पार्ट। हम दूसरा क्वेश्चन कि जैसा मैंने कहा कि यूनियन मैंने अभी क्लियर कर दिया, अब दूसरा क्वेश्चन हम बात करते हैं। बहुत से लोग आज भी मुझे पूछते हैं कि यूनियन के फ़ायदे क्या है, सॉरी हीलिंग, यूनियन जब हम करते हैं या हम कनेक्टेड रहते हैं तो जो हीलिंग होती है, हीलिंग के फ़ायदे क्या है और हीलिंग कैसी होती है, किस तरह से होती है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि बहुत से लोग मुझे ये बोलते हैं सर मेरा एज 50 है, 60 है, लेकिन जब से मेरा डीएम आया है मेरी लाइफ में आई फील वेरी यंग, मैं बहुत यंग फील करती हूँ, या मैं उससे बात भी करती हूँ तो, या मैं उससे मिलती हूँ तो भी मुझे ऐसा फील नहीं होता है कि मेरा 50-60 ईयर्स हो गया है, लेकिन मुझे ऐसा फील होता है कि यार मैं अभी भी 20-25 की, 18 ईयर्स की हूँ। या ये मेल को भी होता है, फीमेल मेल दोनों को होता है ये। तो ये क्यों होता है, मैं आप इसको जो विजडम है वो शेयर करूँगा अभी। ये कॉमन चीज़ हमें जाननी पड़ेगी इधर, हमें बीमारियां कब पकड़ती है। ठीक है, तो ये लोगों की गलत फहमी है भाई हमारा लाइफ स्पैन होता है, जैसा हम बूढ़े होने लगते हैं तो हमें बीमारियां आने लगती है। नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली इसका पीछे साइंटिफिक रीज़न है। हमारी जो बॉडी के सेल्स होते हैं, हमारी बॉडी के जो हार्मोन्स होते हैं, हमारे ब्रेन के जो न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, इसमें जो एक्टिव सेल्स होते हैं वो डेड हो जाते हैं। ये डेड हो जाते हैं, ये डेड जब हो जाते हैं तो ये डायरेक्ट हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसको ट्रिगर करते हैं या अफेक्ट करते हैं। ये डायरेक्ट इफेक्ट करता है, हमारा इम्यून सिस्टम डाउन हो जाता है, बिकॉज जो हमारे इम्यून सेल्स होते हैं वो डेड हो जाते हैं, वो एक्टिव नहीं रहते। तो जब एक्टिव नहीं रहते तो क्या होता है, बैक्टीरिया, वायरस जैसी चीज़ें, इन्फेक्शन जैसी चीज़ें हमें कैप्चर करने लग जाती है। ठीक है, कहीं तरह की बीमारियां हमें हमारी बॉडी को घेरने लगती है। ये बिकॉज घेरने तो लगती है और इसका असर भी हमें होता है, बिकॉज रीज़न इज़ कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो वीक है। इम्यून सिस्टम इसलिए वीक है, हमारे जो हार्मोन्स है जो एंटीबायोटिक का काम करते हैं, साइंस में हम बोलते हैं उसको एंटीबायोटिक, जो नेचुरल एंटीबायोटिक का काम करते हैं, वो फाइट करते हैं किसी भी बैक्टीरिया से, वायरस से, कोई भी इन्फेक्शन से वो फाइट करते हैं नेचुरली। इसको बोलते हैं नेचुरल एंटीबायोटिक करके बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो एंटीबायोटिक की तरह वो सेल्स जो होते हैं, इम्यून सेल्स, वो डैमेज हो जाते हैं, डैमेज को ऐसा डेड हो जाते हैं, एक्टिव नहीं रहते, जिसकी वजह से एक्चुअली हमारा इम्यून सिस्टम ट्रिगर होता है या इफेक्ट होता है। तो जब हम अपने काउंटर पार्ट से मिलते हैं या वो हमारी लाइफ में आते हैं या हम उनसे कनेक्टेड रहते हैं, और एक बार मैं रिपीट कर दूं, फिजिकल होना इट्स नॉट कंपलसरी एट ऑल। ठीक है, बहुत से लोग आपको बोलते हैं हीलिंग अगर आपको करना है तो फिजिकल होना भी ज़रूरी है। नहीं, जैसा मैंने कहा कि दो बंदे हैं, दोनों अवेकन है, अगर वो फिजिकल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, उनकी हीलिंग ग्रेजुअली होगी। ठीक है, हो रहे हैं या नहीं हो रहा है, इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, अगर एक दो बंदे हैं उसमें फेमिनिन एक्चुअली अवेकन है और मैस्कुलिन अवेकन नहीं है, तो इस केस में आप फिजिकल हो रहे या नहीं हो रहे, अवेकन नहीं है, फिजिकल हो रहे या नहीं हो रहे, तो आप लोगों की हीलिंग नहीं होती है। हीलिंग कहाँ होती है, जब आप अवेकन रहते हो। अवेकन रहने का मतलब वही है कि यू आर ऑन द सेम पेज, जैसा मैंने प्रीवियसली बताया, यू आर ऑन द सेम पेज। ठीक है, तो अब सोचो हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, दोनों अवेकन है, इसमें फेमिनिन है, मैस्कुलिन है, अवेकन है। जैसा मैंने कहा कि यार फिजिकल होना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, बस आपको कनेक्टेड रहना ज़रूरी है। अगर आप कनेक्टेड हो तो ये जो डेड सेल्स होते हैं हमारे अंदर, जो हमारे जो इम्यून सिस्टम के जो डेड सेल्स होते हैं, जो एक्टिव थे पहले अभी डेड हो गए, तो ये क्या होता है, ये फिर से इनमें जान आ जाती है, यानी कि इसमें इम्यून सिस्टम बढ़ जाता है। दिस इज़ बहुत ब्यूटीफुल पार्ट है इस जर्नी का। ये शायद ये साइंस के परे है जो मैं बात कर रहा हूँ, इवन ये साइंटिस्ट इस चीज़ों को रिसर्च नहीं कर पाएंगे, ये वहीं रिसर्च कर पाएगा जो बहुत साल उसने एनर्जी के ऊपर, वाइब्रेशंस के ऊपर स्टडी की है, तो वहीं ये बता सकता है ये सब चीज़ें। जो हमारे डेड सेल्स होते हैं ना, वो डेड सेल्स में जान आ जाती है, वो एक्टिव हो जाते हैं, यानी कि फिर से वो इम्यून सिस्टम बढ़ जाता है। तो उसमें क्या फील होता है, इवन वी आर 50-60 एज में होते हैं और हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं बदलता, मतलब हम बूढ़े ही दिखते हैं, बट इनसाइड इंटरनली आप अंदर से आप यंग फील करते हो। अंदर से आपका जो भी चेंजेस आता है बाहर से नहीं आता। ऐसा नहीं कि भाई आपके बाल सफ़ेद हो गए, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जैसे आपका डीएम आएगा या डीएफ आएगी तब दोनों अवेकन होके सेम पेज पे रहेंगे तो आपके बाल जो सफ़ेद हुए वो ब्लैक हो जाएंगे करके, ये नहीं है, ये सही नहीं है। आपके चेहरे पे झुर्रियाँ आ गई है, स्किन पे झुर्रियाँ आ गई है, आपको पैर, आपकी बॉडी वीक हो गई है, तो ये सब चीज़ें हैं जो बाहर से दिखता है ना, जो एक्सटर्नल होता है, जैसा कि बाल सफ़ेद हो जाना या चेहरे पे झुर्रियाँ आ जाना, तो ये सब चीज़ें वैसी ही दिखती है जैसी हम है एक्चुअली, जैसा एज है हमारा वैसी ही दिखती है। लेकिन चेंजेस कहाँ आता है, इंटरनली। हो सकता है आपको पैरों का दर्द है, घुटनों का दर्द है, हो सकता है कोई भी बड़ी सी बड़ी बीमारी है, आपको डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, तो चाहे फिज़िकल लेवल पे है, कोई ट्रॉमा है, कोई साइकोलॉजिकल लेवल पे प्रॉब्लम है, कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, कोई बिहेवियर इश्यूज़ है आपके अंदर,
हो सकता है कहीं तरह की चीज़ें आपके अंदर है, इंटरनली वो बहुत चेंज करती है। जब आपका डिवाइन पार्टनर आता है, आप दोनों एक ही लेवल पे रहते हैं, एक ही पेज पे रहते हो, अवेकन रहते हो, तो इंटरनली चेंज आता है। ये कैसा चेंज आता है? जैसा मैंने कहा कि हमारी जो शेल्स होते हैं, जो डेड शेल्स, वो एक्टिव हो जाते हैं। ये दिस इज़ कॉल्ड द पावर ऑफ हीलिंग। ये तभी होता है, एक चीज़ याद रखिए, जब आप दोनों अवेकन होते हो, डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन। जैसा मैंने पहले भी कहा है, जो लोग अनअवेकन होते हैं, इवन आप ट्विन फ्लेम में हो, जर्नी में हो, तो भी आप ट्विन फ्लेम नहीं हो, यू आर नॉट एक्चुअली डिवाइन, तब तक आप अवेकन नहीं होते। तब अवेकन होते तभी आप अपने आप को डिवाइन या डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन, तभी अपने आप को ट्विन फ्लेम आप बुला सकते हो। तब तक आप बुला नहीं सकते अपने आप को, ट्विन फ्लेम आप कंसिडर नहीं कर सकते। तो ये सिर्फ कब होता है? तब आप दोनों अवेकन होते हो, सेम पेज पे रहते हो, तभी होता है। और इसके लिए फिजिकल होना बिल्कुल ज़रूरी है ही नहीं, जैसा दूसरे यूट्यूब चैनल में बोलते हैं कि ये भी एक सोल का पार्ट है, जर्नी का पार्ट है, फिजिकल आपको होना है। दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल। अगर ये जर्नी का पार्ट होता, सोल का पार्ट होता, तो क्यों हमारा जो डिवाइन पार्टनर है, चाहे वो फेमिनिन हो, मैस्कुलिन हो, हमारी शादी होने के बाद मिलता? पहला पॉइंट है, हमारी शादी होकर खुद हमारे बच्चे हैं तो मिल रहा है, इस सिचुएशन में मिल रहा है। किसी किसी को तब मिल रहा है ऑलरेडी वो दादा दादी बन चुके हैं, बूढ़े हो गए, दादा दादी नाना नानी बन चुके हैं। अगर ये सच में फिजिकल होना एक जर्नी का पार्ट था, तो इनफैक्ट अकॉर्डिंग टू जर्नी वो पहले ही मिलता आपको। हो सकता है शादी, आपकी शादी होने से पहले मिलता, हो सकता है आपकी शादी होने के बाद कुछ दिनों में, कुछ महीनों में, कुछ सालों में वो आपको मिलता। आपको अगर इस एज में मिल रहा है जहाँ आप दादा दादी बन चुके हो, नाना नानी बन चुके हो, कुछ कंडीशन ऐसी है कि आप दो दो एक एक बच्चों के माँ बाप हो, तो इस एज में क्यों मिल रहा है? इस एज में क्यों? वो भी डिफरेंस होता है, उसमें भी डिफरेंस होता है। अब ये भी हम बात करेंगे। आपका जो डीएफ होता है वो भी आपसे बड़ा होता है, आपसे छोटा भी होता है, तो ये भी हम बात करेंगे कैसा होता है करके, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप वही होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन वही होगा, ठीक है। आई होप कि अब क्लियर, मैंने 2 क्वेश्चन इधर क्लियर कर दिया। पहला है यूनियन रीयूनियन क्या होता है, और हीलिंग पॉइंट किस तरह से काम, हीलिंग एक्चुअली कैसा काम करती है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के थ्रू आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कॉमनली मुझे ये पूछा जाता है कि क्या ट्विन फ्लेम्स एक साथ पैदा होते हैं, मतलब आगे पीछे पैदा होते हैं? क्या वो मरते हैं तो भी एक साथ मरते हैं, आगे पीछे मरते हैं? नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। हो सकता है आप ट्विन फ्लेम हो, आप जर्नी में हो, आप 20 साल पहले आ गए हो, 20 साल बाद आ रहा है, 10 साल बाद आ रहा है, 5 साल बाद आ रहा है, 8 साल बाद आ रहा है, लेकिन आप पहले आ गए हो सकता है आप जल्दी मर जाओ, हो सकता है आपके जो मैस्कुलिन है या फेमिनिन है वो मरने के बाद आप कुछ सालों बाद मरो। ये कोई फिक्स टाइम नहीं होता है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि इतना लेट क्यों आते हैं ये हमसे? इसलिए क्योंकि फेमिनिन बड़ी होती है, कभी मैस्कुलिन बड़ा होता है। तो अक्सर यही देखा गया है कि कॉम्प्लिकेशंस तब होती है जब फेमिनिन बड़ी है और मैस्कुलिन छोटा है। तो क्वेश्चन मुझे ये पूछा जाता है कि ये मैस्कुलिन आते इतना लेट क्यों है? मैं पैदा होने के बाद 10 साल बाद ये पैदा हुआ है, 20 साल बाद पैदा हुआ है, तो ये क्यों है? हम इसके बारे में बात करते हैं। जैसा मैं हर वीडियो में कहता हूँ, इस वीडियो में भी एक बार मैं रिपीट करूँगा उस चीज़ को कि ट्विन फ्लेम्स हम जो होते हैं, हम अपने इधर फैमिली बनाने के लिए या साथ में जीने के लिए, मैरिज करने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए भी यार नहीं आते। तो ट्विन फ्लेम्स आते क्यों है भाई? ट्विन फ्लेम्स आते हैं हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग कराने के लिए। अब स्पिरिचुअल अवेकनिंग एक छोटी चीज़ नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। वो हम डिटेल में अब डिस्कस करने वाले हैं कितनी बड़ी चीज़ है स्पिरिचुअल अवेकनिंग होना करके। लोग मुझसे बोलते हैं ट्विन फ्लेम्स सिर्फ स्पिरिचुअल अवेकनिंग कराने के लिए आते हैं, तो लोग मुझसे पूछते हैं क्या सिर्फ इसके लिए आते हैं, सिर्फ छोटी सी चीज़? ये गलत है। अगर आप बोल रहे हो कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग एक छोटी सी चीज़ है, तो आप गलत सोच रहे हो, बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। तो मैं आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बारे में बता दूँ, कुछ साइन है। एक बार आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जाती है, ठीक है, तो आपका कोई ब्लैक मैजिक आपके ऊपर असर नहीं कर सकता। इसके 3 बेनिफिट्स हैं, ठीक है। पहला मैं इससे पहले कुछ डिटेल्स आपको बता दूं कि हम कहते हैं हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, हो चुकी है, होने वाली है, ये गलत है। हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग बचपन से ही होती है। अगर मैं कहूँ मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग, मैं 8 साल का था, 8 साल से हो रही है। क्योंकि जब भी मैं स्कूल जाता था ना, तो मेरे टीचर्स बड़ी तारीफ़ करते, और स्कूल में जाके आता था, मैं क्लास में होके बैठ के आता था, तो मेरे टीचर्स को पता नहीं होता था। कभी कभी वो एब्सेंट भाते थे, ये सोच के कि मैं आया ही नहीं हूँ करके, और टीचर्स मुझे बोलते कि यार शिवगा, तेरे जैसे स्टूडेंट ना सब ये पूरी स्कूल को चाहे, तू कब आता है कब जाता है पता ही नहीं चलता। भाई आई एम वेरी साइलेंट, मैं बहुत चीज़ों को ऑब्जर्व करता हूँ और बहुत सोचता हूँ। मतलब नॉट ओवर थिंकिंग, नॉट ओवर अजम्पशन, बट अनप्रोडक्टिव लेवल, बहुत लॉजिकल लेवल पे, रिसर्च के लेवल पे, स्टडी के लेवल पे बचपन से ही मैं बहुत सोचता हूँ। तो आपके अंदर भी ना नेचर्स अलग अलग होंगे, आपने ऑब्जर्व किया होगा, किसी ने कोई ना कोई आपको बोला होगा कि आप अलग हो, दूसरों से आप अलग हो। तो इसका मतलब ये है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग
बचपन से ही आपकी होती है। लेकिन आपका डिवाइन पार्टनर जब आता है तो सिर्फ डिवाइन पार्टनर आने के बाद आपको कॉन्शियसनेस बढ़ने लगता है, आपका अवेयरनेस बढ़ने लगता है, चीज़ें को आप ऑब्जर्व करने लगते हो, चीज़ों को आप फोकस करने लगते हो, तब आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग के सिम्टम्स एक्सपीरियंस करते हो। मतलब ये नहीं कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू हो गई है, लाइक ऑलरेडी बचपन से ही आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी शुरू हो गई है, लेकिन आपने उस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं किया, ऑब्जर्व नहीं किया, फोकस नहीं किया। लेकिन जैसा ही आपका डिवाइन पार्टनर आता है तो आप उसके साथ जैसा आप कनेक्ट फील करते हो, जैसे इंटेंसिटी बढ़ती है, क्रेविंग बढ़ती है उसके लिए। जब हम कॉन्शियसली ट्रिगर करते हैं, ये जानने की कोशिश करते हो बंदा कौन है, बंदी कौन है, क्यों मुझे ऐसा हो रहा, तो मतलब डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आप अपने कॉन्शियस लेवल को ट्रिगर कर रहे हो, अवेयरनेस लेवल को ट्रिगर कर रहे हो। तो ये चीज़ आपको फोकस करने में हेल्प करती है, ठीक है। तो इसमें भी दो टाइप का होता है। कुछ केसेस में ऐसा होता है आपका डिवाइन पार्टनर आने से पहले आप इसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग को एक्सपीरियंस करने लगते हो। लेकिन मैक्सिमम केसेस मैंने यही देखा है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग को हम तब एक्सपीरियंस करते हैं, उसके जो सिम्टम्स होते हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग के, लेकिन हम एक्सपीरियंस तब करते तब हमारा एक्चुअली डिवाइन पार्टनर हमारी लाइफ में आता है। ये मैक्सिमम केसेस होता है। लेकिन रेयर केसेस ऐसे भी मैंने देखी है कि जहाँ ट्विन फ्लेम आने से पहले, आपका डिवाइन पार्टनर आपकी लाइफ में आने से पहले ही आप एक्सपीरियंस करने लगते हो। और ये ज़रूरी नहीं है कि भाई हर इंसान ट्विन फ्लेम है, कि उसका हर इंसान का ट्विन फ्लेम का कोई पास्ट लाइफ हो करके, ठीक है। तो पास्ट लाइफ नहीं है तो भी, लेकिन जैसा मैंने कहा कि ट्विन फ्लेम्स का जो डायरेक्ट कनेक्शन होता है बेस्ड ऑन सोल, नॉट स्पिरिट, नॉट एनर्जी, सोल के ऊपर होता है। तो अब ये आपका नेचर है, सोल का नेचर है, हीलिंग नेचर है, गाइडिंग नेचर है, आप एक अवेकन सोल हो, एनलाइटेड सोल हो, ऐसी सोल भी डायरेक्ट बिना किसी पास्ट लाइफ के डायरेक्ट स्पिरिचुअल प्लैनेट से जन्म लेती है, इस धरती पे बॉडी के थ्रू जन्म लेती है। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप ट्विन फ्लेम हो तो 100% आपका पास्ट लाइफ भी हो करके, बिल्कुल ज़रूरी नहीं, ये भी एक इल्यूशंस है, ठीक है। ये भी इल्यूशन से आपको बाहर निकलना होगा। अब दूसरा इंपॉर्टेंट है, जैसा पॉइंट मैंने इनिशियल बोला था, मैंने इनिशियल स्टेज में ही बोला था कि अगर आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है या हो चुकी है, होने वाली है या शुरू हो गई है, तो अगर कोई ब्लैक मैजिक आपके ऊपर कराया गया है तो ब्लैक मैजिक का असर धीरे धीरे निकलने लगेगा, ठीक है। अगर स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी हो चुकी है या होने वाली है या हो रही है, यू आर ऑन द प्रोसेस, तो कोई भी आपको ब्लैक मैजिक करे, ब्लैक मैजिक कोई भी करने की कोशिश करे, वो ब्लैक मैजिक का असर आपको नहीं होगा। बिकॉज ड्यूरिंग स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपका जो सोल का ऑरा जो होता है ना, ऑरा इट्स लाइक डबल प्रोटेक्शन, स्ट्रॉन्ग हो जाता है, सोल का ऑरा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो इससे क्या होता है, कोई भी ब्लैक मैजिक, डार्क एनर्जी आपको असर नहीं करती है। और उससे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है, अब जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो है डीएनए मॉडिफिकेशन। जैसा मैं स्टडी करता हूँ वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी के लेवल पे, अब देखिए, अगर आप एक बच्चे की माँ हो, आप माँ हो, एक बच्चा है, अगर साइंटिफिकली आपको प्रूफ करना है कि ये बच्चा आपका ही है, तो कैसा करोगे आप? बेस्ड ऑन डीएनए टेस्ट करा के आप करोगे। इसी तरह से अगर मुझे कोई काउंसलिंग के लिए कॉल आ रहा है, काउंसलिंग मुझे ले रहे हैं लोग, वो मुझे पूछ रहे हैं, मुझे कंफर्म करना है हम ट्विन फ्लेम में है या नहीं, मैं किस बेस पे करता हूँ? बेस्ड ऑन डीएनए। वो डीएनए सोल डीएनए, जैसा हम फिजिकल डीएनए मैच करते हैं ना, कि पता करने की भाई हमारा मदर बेटे का रिलेशन है या मदर डॉटर का रिलेशन है या नहीं, वो बच्चे हमारे हैं या नहीं है करके, उसी तरह से मैं सोल डीएनए के बेस पे मैं ये सब चीज़ें फाइंड आउट करता हूँ कि इन दोनों का कनेक्शन है या नहीं, स्पिरिचुअल कनेक्शन है या नहीं है करके। तो इसमें क्या होता है, ड्यूरिंग स्पिरिचुअल अवेकनिंग डीएनए मॉडिफिकेशन, ठीक है, ये मैं ओपन चैलेंज करता हूँ। अगर कोई भी पढ़ा लिखा इंसान है तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने से पहले या एक्सपीरियंस करने से पहले आप अपने डीएनए टेस्ट करवाइए, ठीक है, फिजिकल डीएनए टेस्ट करवाइए। और स्पिरिचुअल कंप्लीटली आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई है, सिम्टम्स को आपने एक्सपीरियंस कर लिया है, यू आर ऑन द सोल मोक्ष के स्टेज पे आ गए हो, फाइनल स्टेज पे आ गए हो, तब एक बार फिर से आपका फिजिकल डीएनए चेक कराइए। लॉट ऑफ डिफरेंस, ये मेरा प्रैक्टिकल 19-18 साल का एक्सपीरियंस है। लॉट ऑफ डिफरेंस आप फाइंड आउट करोगे आपके डीएनए, इसको बोलते हैं डीएनए मॉडिफिकेशन, ठीक है। ये बहुत बड़ी बात है। लोग बोलते हैं ना सिर्फ, क्या वो हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग कराने के लिए ही आए हैं क्या? इस स्पिरिचुअल अवेकनिंग इज़ बिग थिंग, बहुत बड़ी बात है। लाइक ये बहुत कम % लोगों को स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, और बहुत कम लोग 0.001 या उससे भी कम लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है। अब देखा जाए तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत ज़्यादा लोगों में हो रही है, लेकिन लोग उस स्पिरिचुअल अवेकनिंग सिम्टम्स को फेस करके वो कंफ्यूज होकर या वो इल्यूशन में जाके अपने आप को ये क्लेम कर रहे हैं कि हम ट्विन फ्लेम्स हैं। तो ये आपको कंफर्म करना होगा कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है या यू आर एक्चुअली इन ए जर्नी और नॉट, ठीक है। अब ये डीएनए मॉडिफिकेशंस कैसा होता है? ये डीएनए मॉडिफिकेशंस का मतलब ये है, हमारी जो बॉडी के हार्मोन्स होते हैं, हमारी बॉडी की जो सेल्स होते हैं, हमारे ब्रेन के जो न्यूरॉन्स होते हैं,
इसमें बड़ा बदलाव आता है। हमारी जो थॉट प्रोसेस होता है, बिलीफ प्रोसेस होता है, हमारे इंट्यूशन का प्रोसेस होता है, इमोशन का पैटर्न होता है, या हमारे इंटेंशंस का जो पैटर्न होता है, एवरीथिंग, हमारे डिज़ायर्स हो, फियर्स हो, पेन्स हो, लॉट ऑफ थिंग्स, हमारे बिहेवियर हो, हमारे एटीट्यूड हो, हमारे नेचर्स हो, ये सब चीज़ों में इंटेंस चेंजेस आते हैं। इमेंस लार्ज चेंजेस, बहुत बड़े चेंजेस आते हैं। यू फील कि यार आप कितने बदल गए हो। लोग आपको डायरेक्ट बोलते हैं यार कितने बदल गए हो आप खुद में ये एक्सपीरियंस करते हो यार मैं कितना बदल गया हूँ, मैं क्या था, मैं क्या हो गया हूँ अभी। ठीक है, ये किस बेस पे होता है? ये आपका जो हार्मोनल पैटर्न होता है फिज़िकल का, ठीक है, ये फिज़िकल का जो हार्मोनल पैटर्न होता है, और ये हमारी जो बॉडी के सेल्स का पैटर्न होता है, ये हमारी जो ब्रेन के न्यूरॉन्स का पैटर्न होता है, ये पैटर्न चेंज होता है कम्प्लीटली। इधर जाके क्या होता है, इसको हम बोलते हैं, जो चेंजेस होते हैं ना बॉडी में, तो इसको बोलते हैं हम लोग एक्चुअली डीएनए मॉडिफिकेशन। इससे क्या होता है, हमारा जो माइंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गौर से सुनिए। हमारा जो माइंड, हमारी बॉडी एंड हमारी स्पिरिट को हम दो और नाम से बुला सकते हैं। ये एनर्जी भी स्पिरिट है, इमोशन भी स्पिरिट है, या इमोशंस को एनर्जी कहो तो भी सही है, या इमोशंस को एनर्जी कहो तो भी सही है। ये तीन चीज़, माइंड, ठीक है, बॉडी एंड स्पिरिट यानी कि इमोशंस और एनर्जी, ये हमारी डिवाइन सोल के साथ अलाइन होते हैं। डिवाइन सोल के साथ ये कब अलाइन होते हैं? जब हमारा ये हार्मोनल पैटर्न, हमारी जो बॉडी की सेल्स, ब्रेन की न्यूरॉन, जब चेंजेस आते हैं, इसमें चेंजेस आते हैं, तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारी जो 3D की कंडीशनिंग हुई, सोशल कंडीशनिंग, हम उससे बाहर निकल के हमारी जो बॉडी, माइंड, स्पिरिट, हमारे सोल, डिवाइन सोल से, जो डिवाइन सोल का मतलब डिवाइन लाइट, सोल मतलब एक डिवाइन लाइट के फॉर्म में होती है, रे के फॉर्म में होती है, उसके साथ अलाइन हो जाती है। तब हम अलाइन हो जाते हैं तो वी फाइंड लॉट ऑफ चेंजेस विद इन अस। इसको बोलते हैं ये हमारा डीएनए मॉडिफिकेशन। ठीक है, तो हमारी बॉडी, माइंड, सोल ये कम्प्लीटली मर्ज हो जाती है। सारी बॉडी, माइंड, हमारी स्पिरिट, हमारे सोल के साथ कम्प्लीटली मर्ज हो जाती है। चलिए, अब फोर्थ क्वेश्चन मुझे ये पूछते हैं, व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन 3D एंड 5D। बहुत से लोग मुझे पूछते हैं। मैं इसको एक ही एग्जांपल के साथ इस क्वेश्चन को इसका क्वेश्चन का आंसर दूंगा और मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अब हमें कैसा पता करना है जो इंसान है वो 3D में है या 5D में है। 3D में अगर वो कोई बंदा अपने बॉडी के हार्मोन्स के बेस पे, या अपने बॉडी के शेल्स के बेस पे, अपने ब्रेन के न्यूरॉन्स के बेस पे, अपनी सोशल कंडीशनिंग के बेस पे, अपने 3D के थॉट प्रोसेस के बेस पे, बिलीफ के बेस पे, इमोशन, इंट्यूशंस कहो, फियर्स कहो, डिज़ायर कहो, पेन कहो, बिहेवियर कहो, एटीट्यूड कहो, उनका नेचर कहो, इंटेंशंस कहो उनके, ये सिर्फ 3D के लेवल के बेस पे, यानी कि मेटेरियलिस्टिक लेवल के बेस पे। ठीक है, अगर कोई भी बंदा रिएक्ट करता है, उसकी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है, उस तरह से रिएक्ट करती है, उसके एक्शंस उस तरह से होते हैं, तो वो लोग 3D में है अभी भी। दे आर नॉट कम आउट फ्रॉम 3D। ठीक है, तो ये 3D है। 3D का मतलब वो है जो अपने हार्मोन्स के लेवल पे काम कर रहा है। अभी भी उसकी बॉडी अपने हार्मोन्स के लेवल पे काम कर रही है, उसके ब्रेन न्यूरॉन्स के लेवल पे काम कर रही है, सेल्स के लेवल पे काम कर रही है। लेकिन जो लोग 5D में होते हैं वो एक्चुअली दे आर स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर के वो सोल मुक्त स्टेज में होते हैं। और इनकी जो बॉडी किस लेवल पे काम करती है, बेस्ड ऑन वाइब्रेशन। ये डिफरेंस है। पहला डिफरेंस क्या है, जो लोग 3D में होती है उनकी बॉडी, उनकी जो ये होती है, जो माइंड होता है, उनकी बॉडी होती है, उनकी स्पिरिट होती है, किससे अलाइन करती है, वो है हार्मोन से, बॉडी के सेल से, ठीक है, ब्रेन के न्यूरॉन से अलाइन करती है। लेकिन जब आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग होते हो, 3D से 5D में आते हो, तो आपकी बॉडी, आपकी स्पिरिट, आपका जो माइंड है वो आपकी सोल से ऑलरेडी अलाइन करता है, मर्ज हो जाता है। और इस कंडीशन में आपकी बॉडी बेस्ड ऑन वाइब्रेशन, दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, वाइब्रेशन, बेस्ड ऑन वाइब्रेशन एंड फ्रीक्वेंसी के बेस पे वो चीज़ें रिस्पॉन्ड, हमारी बॉडी जो है, हमारा माइंड जो है, हमारे वाइब्रेशन के फ्रीक्वेंसी के बेस पे रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, इतना ही डिफरेंस है। लेकिन हमारा माइंड 3D में क्या होता है, हमारा माइंड जो है हमारी बॉडी और शेल के बेस पे रिस्पॉन्ड करता है, या ऐसा को हमारी बॉडी, शेल हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स पे रिस्पॉन्ड करते हैं, ऐसा भी बोल सकते हो आप। लेकिन इसमें ये एक्चुअली कॉमन डिफरेंस है। तो हमें ये समझना चाहिए कि हम 3D में है या 5D में। आई होप कि आई हैव आंसर दिस क्वेश्चन। ये लास्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं, और भी क्वेश्चंस है। मैं पार्ट 2, ये पार्ट 1 रहेगा, ये पार्ट 2 में बनाएंगे क्योंकि वीडियो लंबा जाएगा। मैं ऐसा ही डिस्कस करूँगा तो हम ये पार्ट 2 में बनाएंगे।
रियलिटी यह है ट्विन फ्लेम्स में सोल लेवल पे हम लोग ऑलरेडी यूनियन में ही रहते हैं, यूनाइटेड ही रहते हैं। आप इस दुनिया में पैदा भी नहीं हो तब से आप कनेक्टेड हो, मर्ज हो अनकंडीशनल लॉ में और यूनाइटेड में हो, यानी कि यूनाइटेड मतलब ऑलरेडी कनेक्टेड, ऑलरेडी इन यूनियन में हो। ठीक है। तो कंपेयर बहुत से लोग मुझे ये वो पूछते हैं कि हमारा मैस्कुलिन कब अवेकन होगा, फेमिनिन तो अवेकन हो जाती है और फेमिनिन क्यों अवेकन होती है जल्दी और मैस्कुलिन क्यों नहीं होता है। तो रीज़न इज़ कि ओनली एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है, जब फेमिनाइन रिलेशनशिप में रहती है तो वो इमोशनली बहुत अलाइन करती है चीज़ों को, ऐसा कहो कि बहुत कनेक्टेड फील करती है, उसको बहुत इंपॉर्टेंट देती है, प्रायोरिटी देती है। ठीक है। लेकिन मैस्कुलिन में ये होता है भाई, वो दूसरों के इमोशन, उसकी फेमिनिन के इमोशंस तो दूर की बात है, वो खुद के इमोशंस को अलाइन नहीं कर पाता। ठीक है। वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, वो कनेक्ट नहीं कर पाता, तो ये प्रॉब्लम है, ये एक साइकोलॉजिकल डिफरेंस है। फेमिनाइन इसीलिए जल्दी अवेकन हो जाती है और मैस्कुलिन मैक्सिमम टाइम लेता है। अगर देखा जाए तो मैक्सिमम कंपेयर किए तो ग्रेजुअली फीमेल और मेल, फेमिनाइन और मैस्कुलिन से कंपेयर करें तो मैस्कुलिन ऑलरेडी वो अवेकन होते हैं, मैक्सिमम जो मैस्कुलिन्स होते हैं वो ऑलरेडी कंपेयर करें तो फेमिनिन से वो बहुत ज़्यादा अवेकन होते हैं, लेकिन वो चीज़ों को बिलीव नहीं करते। जब आप उनको बोलते हो कि हमारा सोल कनेक्शन है, भाई हम ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है, पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, तो उनको बड़ा इलॉजिकल लगता है, वो सब चीज़ें इल्यूशंस लगते हैं, बकवास नॉनसेंस लगती है। इवन क्या होता है कुछ फेमिनिन जो मैस्कुलिन्स होते हैं उनके अंदर फेमिनिन एनर्जी होती है, तो मैक्सिमम मैंने देखा है कुछ मैस्कुलिन्स होते हैं वो जल्दी अवेकन हो जाते हैं फेमिनिन से, लेकिन अक्सर मैंने उनको जब स्टडी किया है उनके वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी के लेवल पे, तो वो फेमिनिन एनर्जी में होती है। इवन कहने के लिए मैस्कुलिन बॉडी है लेकिन फेमिनिन एनर्जी में होते हैं। तो जो लोग मैस्कुलिन बॉडी में रहने के बावजूद, मैस्कुलिन रहने के बावजूद भी जो फेमिनिन एनर्जी में होते हैं वो जल्दी अवेकन होते हैं। ज़्यादातर जो लोग मैस्कुलिन अवेकन हुए हैं मोस्टली वो फेमिनिन एनर्जी में होते हैं, और जो फेमिनिन अवेकन नहीं होती है वो मैस्कुलिन एनर्जी में होती है। इवन फीमेल रहकर, फीमेल बॉडी रहकर भी वो मैस्कुलिन एनर्जी में होती है। ये डिफरेंस होता है कि कुछ एक थोड़ा परसेंटेज में क्या होता है, मैस्कुलिन अवेकन होते हैं जो फेमिनिन एनर्जी में होते हैं, और फेमिनिन अवेकन नहीं होते जो मैस्कुलिन एनर्जी में होते हैं। तो वही चीज़ है कि अगर देखा जाए तो मैस्कुलिन ऑलरेडी वो अवेकन होते हैं। बहुत सी चीज़ें आपको लगता है वो समझते नहीं है, लेकिन बहुत सी चीज़ें वो इंटरनली समझते हैं, जानते हैं, रिस्पॉन्ड भी करते हैं, लेकिन वो चीज़ों को बिलीव नहीं करते, ट्रस्ट नहीं करते। तो अब बड़ा क्वेश्चन आता है कि अब मेरा तो एज ख़त्म होने आ रहा है, पता नहीं ये अवेकन होगा तो तब तक मैं ज़िंदा भी रहूँगी या मर जाऊँगी। तो जैसा मैंने कहा कि भाई ज़रूरी नहीं है कि भाई इस दुनिया में आपको साथ में जीना है, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। वो सिर्फ हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग कराने के लिए आते हैं, वो हमें लर्निंग में हेल्प करते हैं, ग्रोथ में हेल्प करते हैं, हमारे कर्मास को रिलीज़ करने में हेल्प करते हैं, हमारे अननेसेसरी डिज़ायर्स से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, फियर से निकालने की हमें कोशिश करते हैं, पेन से निकालने की कोशिश करते हैं। वो हमें मोटिवेट करते हैं, एनकरेज करते हैं कि हम जो पर्पज़ से आए हैं या जो रीज़न है जिसकी वजह से हम रीइंकार्नेशन है, तो वो रीज़न को हम क्लियर करें, अंडरस्टैंड करें, वो पर्पस पे काम करें, चाहे वो आपके कर्मा हो, पास्ट लाइफ का लर्निंग हो, ग्रोथ हो, या कोई डिज़ायर हो, या कोई पेन हो, या कोई ट्रॉमा हो, स्ट्रेस हो, डिप्रेशन हो, जिसकी वजह से आप लोगों को आपकी सोल ने पुश किया आपको रीइंकार्नेशन में, उस चीज़ को हील करने के लिए वो हेल्प करते हैं। दे आर नॉट हियर टू मेक फैमिलीज। ठीक है। तो ये चीज़ हमें ये करना है। तो अब बड़ा क्वेश्चन ये होता है भाई ये अवेकन कब होते हैं, क्योंकि हमें अलाइन करना है ना एक दूसरे को 5D में। 3D में तो हम है, चलो हमें 3D की ज़रूरत नहीं, लेकिन 5D में तो अलाइन करना है ना। तो 5D में ऑलरेडी अलाइन है, आप यूनाइटेड है, बट थ्रू 3D, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बोल रहा हूँ, 3D के थ्रू होकर हमें 5D में जाना है। दिस इज़ कॉल्ड एक्चुअली द प्रोसेस, इसको बोलते हैं यूनियन प्रोसेस। ये एक्चुअली रियल यूनियन है। यूनियन का मतलब ये रियल है, 3D के प्रोसेस से होकर आप 5D जा रहे हो, इसको बोलते हैं एक्चुअली बैलेंसिंग करना, इसको बोलते हैं एक्चुअली डिवाइन यूनियन, इसको बोलते हैं एक्चुअली डिवाइन यूनियन। ठीक है। तो अब ये कब होगा, देखिए यूजुअली मेरा एक्सपीरियंस ये है कि भाई जैसा मैंने कहा आपको 3D और 5D में क्या डिफरेंस है। 3D में वो लोग अभी भी रहते हैं जिसके ब्रेन के जो न्यूरॉन होते हैं वो बॉडी के सेल्स और हार्मोन के बेस पे काम करते हैं, उनकी बॉडी के रिएक्शन, एक्शन, उनके बिलीफ पैटर्न, ये सब एक ब्रेन के न्यूरॉन्स के बेस पे, हमारी बॉडी के सेल वाइब्रेशंस के बेस पे। लेकिन 5D में वो लोग होते हैं जो उनका ब्रेन जो ब्रेन के न्यूरॉन है वो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी के लेवल पे काम करते हैं। ये ओनली द सिंपल डिफरेंस है।
ठीक है। तो ये होगा कब, प्रैक्टिकली ये होगा कब, जैसा इनके बॉडी के जो हार्मोन्स है काम डाउन हो जाएंगे, स्लो डाउन हो जाएंगे, बॉडी के सेल्स काम डाउन हो जाएंगे, इनके ब्रेन के जो न्यूरॉन है काम डाउन हो जाएंगे। ये अपने जो खुद के इमोशन है पहले उनसे अलाइन करेंगे, बस सेल्फ यूनियन में जाएंगे, बाद इनका स्पिरिचुअल अवेकनिंग सिम्टम्स से फेस करके स्पिरिचुअल अवेकनिंग कंप्लीट होकर मोक्ष में जाएंगे। बाद ये बीइंग इन ए 3D के थ्रू, बीइंग इन ए 3D के थ्रू वो 5D में जाते हैं, तब एक्चुअली आपका कंप्लीट यूनियन हो जाता है। तो ये दुनिया में सब में इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है पता है, इट्स नॉट यूनियन, इट्स नॉट साथ में जीना, इट्स नॉट साथ में प्यार करना, साथ में रहना, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। द इम्पॉर्टेंट हो, अगर आप फेमिनाइन हो, आप अवेकन हो, आप ऑलरेडी फेस कर चुके हो स्पिरिचुअल सिम्टम्स को, अवेकनिंग सिम्टम्स को, आप सोल मोक्ष में हो या आप अवेकनिंग प्रोसेस से गुजर रहे हो, जो भी आपका पोजीशन है, जो भी आपका सिचुएशन है, तो ये आपको इंटरनली ग्रो करने में आपको हेल्प करना है। किसको हेल्प करना है? अगर आप ग्रो कर चुके हो तो आपके मैस्कुलिन को हेल्प करना है, अगर मैस्कुलिन ग्रो कर चुका है तो उसकी फेमिनिन को ग्रो करना है। द ओवरऑल पर्पस हमारा है कि भाई हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग ख़त्म करके हमें सोल मोक्ष में जाना है और 3D के थ्रू होकर हमें 5D के लेवल में कनेक्ट होकर हमें इस दुनिया से परमानेंट जाना है। जैसा मैंने कहा लास्ट वीडियो में, अगर स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, आपकी सोल मोक्ष होती है, तो ये आपका लास्ट लाइफ है दुनिया में, आप फिर से वापस जन्म नहीं लेंगे। ठीक है। तो जैसा मैंने कहा 3 लेवल की सोल होती है। पहले लेवल की होती है वो स्पिरिचुअल, पहले लेवल की जो होती है वो गॉड के मैसेंजर होते हैं। दूसरे लेवल की जो होती है वो स्पिरिचुअल एंजल मास्टर होते हैं। तीसरी लेवल की हम लोग होते हैं। अब जैसे हम हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है तो हम तीसरे लेवल से दूसरे लेवल चल जाते हैं, जहाँ अंडर हमारे जो स्पिरिचुअल गाइडेंस है, यानी कि जो हमारे एंजल्स है, मास्टर्स है, उनके अंडर हम रहकर काम करते हैं, ग्रो करते हैं, तब जाके हम कहीं ना कहीं हम खुद एक एंजल बनते हैं। हम एंजल बनते हैं, हम एक मास्टर बनते हैं। जो भी वुंडेड सोल होती है, जो धरती से निकल के आसमान पे जाती है, तो उनको हम हील करते हैं, लीडरशिप क्वालिटी हमारे अंदर आ जाती है। ठीक है। आई होप कि हैव आंसर दिस क्वेश्चन। तो हमने ये वीडियो के एंड में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जानी, वो है सब में इम्पॉर्टेंट है कि यार हमारे सोल मोक्ष में जाना। जो भी लर्निंग हमारा पेंडिंग है उसको क्लियर करके, कर्मा हो या कोई लेसन हो या कोई डिज़ायर हो, पेन हो, कोई पास्ट लाइफ का ट्रॉमा हो, कुछ भी हो, उसको हील करना। सेटिस्फाई नहीं करना, हील करना। सेटिस्फाई करोगे तो फंस जाओगे। हील करके हमें सोल मोक्ष में जाकर हमें इस दुनिया का जो हमारा कनेक्शन है उसको आखिरी कनेक्शन बनाकर हमें इस दुनिया से जाना है। ये कॉमन पर्पस है डीएम का भी, डीएफ का भी। तो इसमें हम दोनों को, जो डीएम है या डीएफ है, तो हमें कनेक्टेड रहकर, हमें एक दूसरे से कनेक्टेड रहकर हमें इस चीज़ को, एक दूसरे को हेल्प करके, ग्रो करके, कहीं ना कहीं एक दूसरे को सपोर्ट करके आगे बढ़ना है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। लोग कहाँ जा रहे हैं? लोग इल्यूशन में फंसे हुए। लोगों को लगता है कि फिज़िकल हो जाना ही यूनियन है। नहीं, एक दूसरे के साथ फिज़िकल एक बार नहीं, अब 1000 बार हो जाओ, वो एक्चुअली यूनियन है ही नहीं। लोग कहीं ना कहीं आपको एक गलत इन्फॉर्मेशन दे के, मिसगाइड करके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को इन्फ्लुएंस दे रहे हैं, आपको मोटिवेट कर रहे हैं कि ये आपका सोल पार्टनर है, आप उनके साथ फिजिकल हो जाओ, उनके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर लो। ये गलत है। ये डिवाइन का पार्ट ही नहीं है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ डिवाइन। अंडरस्टैंड दिस। ये गलत गाइडेंस दिया जा रहा है आपको, गलत रास्ते में ढकला जा रहा है। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है हम अपने पार्टनर के साथ फिजिकल हो, ये बिल्कुल ज़रूरी ही नहीं है। हाँ, सच्चाई ये है कि कभी कभी हमारा रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा हाई होने की वजह से वी फाइंड वो सेक्सुअल एनर्जी थोड़ी हाई फील होती है हमें। ये ट्रूथ है, ये सही है। बट इसको बैलेंस करना है, हमें बैलेंस करना है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें अपने डीएम डीएफ को अप्रोच करना है। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने सोलमेट को अप्रोच करना है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें समवन एल्स को ढूंढना है इस एनर्जी को बैलेंस करने के लिए, काम करने के लिए। नहीं, ये आपको सीखना है इंटरनली, आपको कैसा बैलेंस करना है। यू डोंट नीड एनी पार्टनर, आप इंटरनली बैलेंस करना है। इट्स अ पार्ट ऑफ लर्निंग, आपको सीखना है। ठीक है। ये रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा ये होने की वजह से ये क्या होता है, आपकी जो स्पाइनल कार्ड होता है ना, ये कैसा फील होता है पता है? जब आपका रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा हाई होता है तो ये आपके इस स्पाइनल कार्ड में ऐसा कि सांप, स्नेक जिस तरह से जाता है ना, उस तरह से एनर्जी आपकी स्पाइनल कार्ड से पास होती है। कहाँ से पास होती है? आपकी रूट चक्रा से लेकर, आपके सैक्रल चक्रा से लेकर स्पाइनल कार्ड से गुजर के सांप की तरह स्विंग होती है। स्विंग होके आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स तक जाती है। ठीक है। इसमें बहुत से आपकी बॉडी शिवरिंग होती है। इसमें अक्सर देखा गया कुंडलिनी रेजिंग होती है। इस पॉइंट ऑफ टाइम में कुंडलिनी रेज होती है। बॉडी शिवर होना, या बॉडी में हीट ज़्यादा हो जाना, या बॉडी ठंडी पड़ जाना, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है जिससे हम कुंडलिनी रेजिंग होते हैं। ये पॉइंट में कुंडलिनी रेजिंग होती है। ठीक है। तो इसको बैलेंस करना आप सीखिए। ठीक है। जो गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया है, जिस पे आप काम कर रहे हो, प्लीज़ बाहर निकलिए।
इट्स नॉट ऑफ ये डिवाइन जर्नी है, हमें डिवाइन रहना है, हमें बस कनेक्टेड रहकर एक दूसरे को हेल्प करके आगे बढ़ना है, ना कि हमें किसी को मोटिवेट नहीं करना है, अप्रिशिएट नहीं करना है कि भाई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स आप कर लो करके। ये गलत है, बिल्कुल भी गलत है। चलिए, और भी बहुत से ऐसे क्वेश्चन है, ये वीडियो लंबा निकल गया, मैं करूँगा तो 1 आवर 2 आवर्स का निकल जाएगा, तो मैं इधर स्टॉप करता हूँ। अगर इन 5 क्वेश्चनों में कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। आगे वाला जो ये पार्ट 1 रहेगा, पार्ट 2 में और हम ऐसे बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं मैं आपको लेके आऊँगा, उस क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसमें आपको भी जानकारी मिलेगी और आगे बढ़ने में, ग्रो करने में, अंडरस्टैंड करने में चीज़ों को हेल्प होगी, ठीक है। धन्यवाद जी मुझे सुनने के लिए।